अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक सवाल जो पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी देशभक्त से, हिंदुस्तान के नागरिक से पूछिए कि आखिर इस देश का हीरो कौन है, तो सवाल का जवाब है इस देश की सेना के जवान। वो जवान जो हर वक्त और उस मुसीबत में तमाम लोगों को, देश के उन तमाम नेताओं को याद आते हैं जब इस देश में किसी भी तरीके की आपदा आती है। वो जवान जो हमारी सीमाओं पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, जो जागते हैं तो हम आराम से, चैन से, तसल्ली से अपने घर में सो पाते हैं। लेकिन हमारे ही देश का राज्य कश्मीर, वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसके बाद हमें चिंता होने लगती है। हमें खुद पर और इस देश की सेना के जवानों के लिए जो हमारे मन में सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आज हमने किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए सेना की धैर्य की पराकाष्ठा को देखा है, वो पराकाष्ठा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल लगातार कश्मीर से कई सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि किस तरीके से भारतीय सरकारें, वो तमाम लोग जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर अमन और चैन रहे, वो उन तमाम सवालों को उठाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के अंदर किस तरीके के हालात भारतीय सरकारें, भारतीय सेना पैदा कर रही है। लेकिन आज जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है। तमाचा इसलिए कि भारतीय सेना, भारतीय जवान किस तरीके का धैर्य रखते हैं, ये इन तमाम तस्वीरों से सामने आता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे सेना के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो गुजर रहे हैं और उनके साथ किस तरीके का सलूक वहां पर लोग जो मौजूद हैं वो कर रहे हैं। उन्हें पीटा जाता है, उनके हेलमेट छीने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना धैर्य जो जवान वहां पर हैं वो नहीं खोते हैं। दरअसल हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हैं मतदान के बाद की। ईवीएम की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी इन तमाम जवानों के कंधों पर दी गई थी और उसके बाद उन ईवीएम मशीनों की जिम्मेदारी को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी इन तमाम जवानों की तरफ से निभाया गया, जिसमें किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए, इसकी मिसाल सीधे तौर पर इनकी तरफ से पेश की गई। हालांकि जब चुनाव होते हैं किस तरीके के अधिकार एक जवान के पास होते हैं, जिसमें सीधा गोली मारने तक के ऑर्डर होते हैं कि अगर किसी भी तरीके का नुकसान मतपेटियों को, ईवीएम मशीनों को, वहां पर दंगा फैलाने की कोई कोशिश करता है, हालात को बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर जो तस्वीर है उसमें आप साफ देख सकते हैं तो किस तरीके की बदसलूकी इन तमाम जवानों के साथ हुई और उसके बावजूद भी जो धैर्य की पराकाष्ठा है वो इन जवानों ने सिद्ध कर दिखाई और सीधे तौर पर तमाचा उन तमाम लोगों के मुंह पर जड़ दिया जो तमाम तरीके के दावे करते हैं कश्मीर के हालातों पर। हालांकि बता दें कि उस दिन 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर थी, जिसमें सेना की तरफ से कार्रवाई की गई। दरअसल एक तरफ ये तस्वीरें जो ये बता रही हैं किस तरीके का धैर्य तमाम जो जवान हैं वो रखते हैं, किस तरीके के लिमिटेशंस हैं उन्हें निभाया जाता है, किसी भी तरीके के हालात ना बिगड़े इसकी तमाम कोशिशें यहां पर की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जिन खबरों की बात की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई उसके बाद किस तरीके की होती है, यानी मजबूरियां जो है इस तरीके की पैदा कर दी जाती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीडी मिश्रा साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ मदन मोहन खजूरिया साहब है, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। गुलाम अली खताना साहब बीजेपी नेता जो हैं वो भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एसपी सिन्हा साहब आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो तस्वीरें हैं ये परेशान कर रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है
उन तमाम लोगों के मुंह पर हम तमाचा भी है इन तस्वीरों के जरिए, जो अलग अलग तरीके से हालातों के सवाल जो है खड़े करते हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों के जरिए समझ नहीं आता है कि एक धैर्य की पराकाष्ठा, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 19-20 साल का लड़का, एक भारतीय जवान जो है, जिसकी उम्र तकरीबन इतनी ही है, जो अपने माँ बाप का अपनी की औलाद है, उसके भी जो माँ बाप हैं वो किस तरीके से उससे प्यार करते होंगे, उसके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। एक राजधानी के अंदर या पूरे देश के किसी भी हिस्से के अंदर किसी भिखारी को अगर आप इस तरीके का सलूक करते हैं, वो भी खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब कुछ करना है तो, कुछ देना है तो मत दीजिए, लेकिन आप मेरे पर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी एक जवान जिसके पास इतनी ताकत है, जिसे फुल प्रूफ जो है अधिकार चुनाव के दौरान दे दिए जाते हैं, वो इस तरीके का धैर्य दिखा रहा है। मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूं। गर्म पानी लो। मैं सोचता हूं कि धैर्य दिखाने का समय जा चुका है और अब सरकार को चाहिए कि बहुत सख्त से सख्त एक्शन ले इस एक्शन के खिलाफ, इन लोगों के बिहेवियर के खिलाफ। देखिए, एक कानून है कि यदि पुलिस ऑफिसर को भी आप उसके ड्यूटी करने से रोकते हैं तो ये गैर कानूनी है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जब सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान अपना ड्यूटी करते हैं और उनको लाठी मारी जाती है, बच्चे कहते हैं इंडिया गो बैक और पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है, ये कब तक सहेंगे हम लोग? कब तक और किस लिए? धैर्य टूट चुका है। मुझे तो लगता है कि जितनी से जितनी सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ वो कम है। अभी लोग कहते हैं कि खाली प्रॉब्लम है 5% पॉपुलेशन में। यदि 5% पॉपुलेशन का ये अंजाम है तो जब 10%, 20% पॉपुलेशन की राष्ट्रीयता शक के दायरे में आ जाएगी और उनकी राष्ट्रभक्ति खत्म हो जाएगी तो कश्मीर का क्या होगा? इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और इनके लिए, इन जो यूथ हैं, इनके लिए रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रिफॉर्मेटरी बनाओ, उनको वहां भेजो। और जो ऐसे लोग, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जिन औरतों को घर में होना चाहिए, वो रोड पे आके पत्थर फेंकते हैं। और हिंदुस्तान के जब लोगों में फियर ऑफ स्टेट नहीं हो, कानून का डर नहीं हो, तो ऐसे नहीं चल सकता है प्रशासन। अब वक्त का तकाजा है कि बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत है, कानूनी सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रद्रोह, इसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत है, इन लोग को अरेस्ट करने की जरूरत है, इन लोग को रिफॉर्मेटरी भेजने की जरूरत है, आर्टिकल 370 खत्म करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि आर्टिकल 370 खत्म करके बॉर्डर पे पूरा एक सर्विसमैन को सेटल करो, बॉर्डर मैनेजमेंट ऐसा कर दो कि पूरा नॉन पोरस हो जाए, इंटेलिजेंस के माध्यम से जितने पाकिस्तान के यहां स्लीपर सेल्स हैं उनको अरेस्ट करो, उनको काला पानी की सजा दो, भेजो वहां पे, और टीयर गैस, लाफिंग गैस, बाकी जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल करो, ताकि ऐसी भीड़ जो आती है, पेलेट गन पे तो हंगामा होता है, ह्यूमन राइट्स इश्यू उठता है, लेकिन जब हम गैस इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई जानलेवा नहीं है, वो खाली जानलेवा नहीं है, वो भीड़ को तितर बितर करने की क्षमता रखता है। तो ये सब जब तक हम हरकत नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो सुमित जी मैं कहना चाहता हूं, जब तक प्रजा में फियर ऑफ स्टेट ना हो, कानून के प्रति कानून का डर ना हो, देश के प्रति श्रद्धा ना हो, तब तक ऐसे नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड लोग, पाकिस्तान को अपनी वफादारी बेचे हुए लोग इस तरह का हरकत करते हैं और हम धैर्य दिखाते हैं। ठीक है, किस बात का धैर्य? जी, बेडी बिशा साहब, आपने अभी एक फौजी को सुना जी, और मैं समझता हूं कि सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि कोई भी भारत का नागरिक जो कि राष्ट्रभक्ति रखता है वो यही बात कहेगा जो अभी एक फौजी ने कही है जी। और दूसरी बात यह है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि जो लोग कश्मीर में, जिनके बाप चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर कहलाए गए, फिर यह भी चीफ मिनिस्टर था फरूक अब्दुल्ला, इसका लड़का भी चीफ मिनिस्टर था उमर अब्दुल्ला, पूरा मलाई कश्मीर की खाए, इंडिया के पूरे टैक्स पेयर का मनी का पूरा नाजायज फायदा उठाया। आज ये लोग जहर उगल रहे हैं। आर्टिकल 370 ये स्पेशल स्टेटस किस बात के लिए? पत्थर खाने के लिए?
किस बात के लिए? अलगाव के लिए। और शायद सभी लोग आज डर रहे हैं कहने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर का वैली का इस्लामाइजेशन हो रहा है, इस्लामाइजेशन हो रहा है, रेडिकलाइजेशन। और रेडिकलाइजेशन के साथ साथ ये चाहते नहीं है कि वहां पर कोई इस्लाम के अलावा कोई चीज और हो। यह तथ्य है। पूरा भारतीय जो ये नहीं कहता है वो बुज़दिल है, उसमें कोई गट्स नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वहां पर बिल्कुल यह रेडिकल मुसलमानों का हुकूमत होना है, इसलिए वहां पर 4 लाख पंडितों को भगा दिया। अब कहते हैं कि पंडित हमारे भाई हैं, आके हमारे साथ रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये आए तो इनको बूचर कर दिया जाए। वहां पर जो अभी आपको मालूम है बुरहान वानी जब मरा तो उसके बाद ये जो दूसरा बंदा आया है जिसको ये मूसा कहता है अपने आप को, है जाकिर रशीद भट्ट। इसका नाम है जाकिर रशीद भट्ट। ये आके फ्रीशिप स्कॉलरशिप पर यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ा है। ये जाकिर मूसा आपने कहता है। ये आदमी ये कहता है कि हमारी फाइट इंडियन आर्मी से नहीं है, आप लोग इस्लाम के लिए फाइट करो। हम लोग बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, हम लोग गूंगे हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ये बात साफ कहता नहीं, क्योंकि किसी में दम नहीं है। और हम लोग किस बात से डरते हैं? कश्मीर का इस्लामाइजेशन हो रहा है। सही बात यह है। खजूरिया साहब, ये तस्वीरें जो हैं ये सीधे तौर पर बता रही हैं कि भारतीय सेना का जो स्टैंड है वो क्या है। कोशिश ये एटलीस्ट रहती है शुरुआत में कि हालात ना बिगड़ें, जो लोग वहां पर हैं वो कम से कम सुधर जाएं, हरकतें जो हैं वो कम से कम ना करें, हालांकि उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम बहुत सी बातें कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई नहीं कंफ्यूजन है खजूरिया साहब, सॉरी, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लीज आप एक्सेप्ट करें, आप डीजीपी रहे हैं, बड़े ही आपका बहुत मैं आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। आप कंफ्यूजन मत कहें। यहां क्या आप ये जानते हैं कि 4 लाख पंडित वहां से नहीं भगाए गए? आप यह बताइए। नहीं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़े अच्छे पुलिस अफसर रहे हैं, आप सुलझे हुए हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि ये जो जाकिर मूसा है इसका मैसेज आज वो वहां इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? ठीक है। देखिए, आप बहुत से मुझे बात आपने पूरी नहीं करने दी। जी बोलिए। कंफ्यूजन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन में ये कह रहा हूँ कि ये जिस बात को आप धैर्य कह रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है। और जब सिपाही की यूनिफॉर्म में उसको इस तरह से जलील किया जाता है तो सारे मुल्क के मुंह पर थूकने के बराबर है, और आप इसको धैर्य कह रहे हैं। हम जब भर्ती होती उस वक्त लोग हमें कहा जाता था कि अंग्रेज के वक्त में जब सिपाही की पगड़ी गिरती है तो ताज बरतानिया हिल जाता है। ये यूनिफॉर्म जो है ये स्टेट का सिंबल है, और हम इसको तमाशा बना के दिखा रहे हैं। उस पर हम बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि ये हम कितना धैर्य दिखा रहे हैं। खजूरिया साहब, नहीं, ठीक है। हम अगर इंटरप्रेट अगर किया जा रहा है, हमारा कहने का या इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय सेना के जवानों के साथ किस तरीके का सलूक हो रहा है। हम दरअसल जिस तरीके से मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, ये उन तमाम लोगों के लिए तमाचा है जो ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात बिगाड़े जा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। वो भारतीय सेना जो किस तरीके का धैर्य रखती है, हमने ये कहा है, वो धैर्य तब तक रखती है जब तक उसके जो है बिल्कुल सर से पानी ना गुजर जाए। उस दिन 8 लोगों की जान गई है ना, कार्रवाई की है भारतीय सेना ने। देखिए, यहाँ इज्जत का सवाल होता है जी, वहां पर ये इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। हमने ना किसी से हमको सर्टिफिकेट चाहिए, ना किसी से हमको जिंदाबाद चाहिए। हम लोग अपना काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए निकले और यूनिफॉर्म में, और हम अपना काम इज्जत के साथ करेंगे। क्योंकि अगर आप ये डिमांड करते हैं अपने सिपाही से कि वो इस किस्म की जिल्लत बर्दाश्त करे, तो कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी आपकी यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% करेक्ट। नहीं, अगर जो यहां पर चल रहा था या जो कुछ वहां हो रहा था, क्या होना चाहिए था खजूरिया साहब उस वक्त? देखिए, उनकी पहली जो उनकी ड्यूटी है उनको निभाना था, चीज ले जानी थी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल टारगेट बन के जलील होके जाने की जरूरत नहीं थी।
हथियार इस्तेमाल के लिए होते हैं, उसका तरीका है इस्तेमाल करने का। आप उसको पहले हवा में फायरिंग कीजिए, उसके बाद अगर ज्यादा जरूरी होती है तो चलाइए गोली को, क्योंकि अगर आप हथियार आप के कंधे पर है और आपके मुंह पर लोग थूक रहे हैं और आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी नहीं मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और फिर मुझे ज्यादा बहुत शर्म आई जब मैंने देखा कि सीआरपी का अफसर है कि कह रहा है कि देखिए आप कितना धैर्य दिखा रहे हैं। नहीं खजूरिया साहब, दरअसल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो यूनिफॉर्म में आता है, दरअसल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने ये जो मसला उठाया, जिस तरीके से एक आम नागरिक का या एक आम शख्स का जो बिल्कुल अपने जहन में क्लियर एक मैप लेकर चलता है, जिसे कोई शक नहीं है कश्मीर को लेकर, जो जिसे पता है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, भारत जो है उसके सर का ताज कश्मीर है और कश्मीर के बारे में उसके जहन में कोई सवाल नहीं है, ना आपके, ना हमारे, ना किसी भारतीय शख्स के जो देशभक्त है। यह तस्वीर को उठाकर अगर हम धैर्य की प्रकाष्ठा कह रहे हैं, यह इसलिए कहा हमने, उसे मैंने इंटरप्रेट किया, लेकिन जो कार्रवाई आप कह रहे हैं अगर वो की जाती है तो वही तमाम विपक्ष के लोग, उमर अब्दुल्ला साहब का नाम यहां पर जिक्र किया, बीडी मिश्रा साहब ने, वही खड़े हो जाते, गुलाम नबी आजाद साहब जाकर भी संसद में खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि जो भारत मानवाधिकार है उसका हनन हो गया, जो भारतीय सेना है उन्होंने जुल्म ढा दिया, ये तमाम लोग जाकर संसद में खड़े हो जाएंगे। सुमित, हम क्यों इस बात से परेशान है? एग्जैक्टली, उनको जो कहना है वो कहें। एग्जैक्टली, हमने अपना काम करना है, अपना फर्ज पूरा ठीक करना है आप। और अब मैं बताता हूँ कि उन्हीं को खड़ा कीजिए, सुमित, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, वो क्या करेंगे उसके जवाब में? सुमित, उनको जिंदाबाद करेंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे जी। अगर एक आम आदमी की इज्जत है तो क्या यूनिफॉर्म वाले की कोई इज्जत नहीं है? और उसने जबकि वो एक इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर खड़ा है। हम जुल्म करने के हक में नहीं है, हम ज्यादती करने के हक में नहीं है, लेकिन जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने के हक में नहीं है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, चाहे कोई उसको पसंद करे या ना करे। जी सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र बड़ा है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बड़ा है जी। जो फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि कश्मीर किसी की बपौती नहीं है, 1947 के पहले कहां थे तुम? नहीं, इसके बाप की बपौती थी। और तुम्हारे पिताजी को क्यों अरेस्ट किया गया नेहरू के द्वारा? क्यों? क्योंकि राष्ट्रभक्ति नहीं थी। आप लोग राजनीति करते हो खाली मलाई खाने के लिए, अपना पैसा तिजोरी भरने के लिए, राष्ट्रहित का नहीं सोचते हो। भारत में रहते हो तो भारत के बारे में सोचो, भारत के बारे में बोलो, और पाकिस्तान की भाषा इस्तेमाल करते हो। 1990 में जब कश्मीर जल रहा था, पूरा आतंकवाद फैला हुआ था, तुम कायर आदमी फारूक अब्दुल्ला, तुम लंदन में डांस कर रहे थे, अभी दुबई जाके आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा हर जुबान पे, उस पे डांस कर रहे हो। शेम ऑन यू, डिस्ग्रेसफुल पॉलिटिशियंस। राष्ट्र के साथ मजाक, इस तरह का मजाक बपौती नहीं है, तुम्हारी बपौती है कश्मीर। पहली बात। दूसरी बात, जब तक मैं जानना चाहता हूं कि इस सीआरपीएफ जवान के साथ जो ये कार्रवाई हो रही है, फौज में हम लोग को कंटीजेंसी प्लानिंग सिखाया जाता है। ऐसा हो तो क्या करोगे, ऐसा हो तो क्या करोगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उस पर चर्चा होती है और पूरी ट्रेनिंग होती है, ग्रिलिंग होती है, सिखलाई होती है, रिहर्सल होती है। क्या इन जवानों को बताया नहीं क्या कि इस तरह का वारदात होगा तो क्या एक्शन लेना चाहिए? आप एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट की शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, वो इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, मखौल किया जा रहा है और स्टेट चुपचाप देख रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक। और मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन हो, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है। 22 जिलों में समस्या, 5 जिलों में मौजूदा हालत में बहुत गंभीर समस्या है। 5 जिलों में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करो, जम्मू लद्दाख को अलग करो स्टेट जी, और ये 5 जिलों को यूनियन टेरिटरी घोषित करो, और इस यूनियन टेरिटरी के आउटर पेरीफेरी पे एक इन्फेंट्री ब्रिगेड बैठाओ, और सब मदरसे में आर्मी एजुकेशन कोर के रिटायर्ड हवलदार और सूबेदार, उनको बॉस बनाओ वो मदरसे का जी। फिर देखता हूं कहां पाकिस्तान। यानी इसके बाद, यानी जो स्थिति इस तस्वीरों में आपको देखने को मिली है, इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई, वही कार्रवाई जो कहा जाता है कि जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन यही तमाम भारतीय जवान उन तमाम लोगों को
चाहे वो भारत देश के किसी भी हिस्से में रहते हो या कश्मीर में रहते हो, जब अपनी जान पर बनाती है तब यही भारतीय जवान उनकी जान बचाने के लिए भी पहुंचते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जवान कश्मीरियों की मदद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पत्थरबाजों की जो है सूरत बदलती नहीं है। छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। भारतीय सेना को किस तरीके से कश्मीर में गोली चलाने के लिए मजबूर ये पत्थरबाज कर देते हैं, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और उसके बाद मजबूरन भारतीय सेना जब कार्रवाई करती है तो ये तमाम लोग मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की जो चीखें हैं उसको लेकर आवाज उठाई जाती है। लेकिन यही भारतीय सेना जब इन तमाम लोगों पर किसी भी तरीके का दुख दर्द या किसी भी तरीके की तकलीफ में तमाम लोग आते हैं तो यही भारतीय सेना सबसे आगे खड़ी होती है। कुछ दिनों पहले जब बाढ़ की हालात जम्मू कश्मीर में सामने आए उस वक्त भारतीय सेना ने किस तरीके से आगे बढ़कर इन तमाम लोगों की मदद की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कश्मीर में सेना एक बार फिर देवदूत बनकर उभरी है। कश्मीर से आए दिन सेना पर पत्थरबाजों के जरिए पत्थर फेंकने की तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन कश्मीर की बाढ़ की ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सेना इस कठिन परिस्थिति में भी बिना अपनी जान की परवाह किए इन पत्थरबाजों को बचाने का काम कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या सेना को इन पत्थरबाजों को बचाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, भारतीय सेना बिना रुके, बिना थके अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब सेना ने इन पत्थरबाजों को बचाया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब सेना ने इन पत्थरबाजों और देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले गद्दारों को बचाया है। क्या पत्थरबाजों के लिए सेना का यह रूप देखकर भी दिल नहीं पसीजता है कि हम इसी सेना को पत्थर मारते हैं, यहां तक कि इनकी जान ले लेते हैं, लेकिन यही सेना हमको बचा रही है। कश्मीर में आए इस मुश्किल हालात में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है। कश्मीर में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सेना बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाढ़ इतनी भयानक है कि राजधानी श्रीनगर में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि झेलम नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन ये भारतीय सेना है जिसने पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। देश की इस सेना को लाख लाख सलाम है। श्वेता चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो भारतीय सेना किस तरीके से आगे खड़ी होती है उन तमाम लोगों के लिए जो पत्थर बरसाते हैं, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। दरअसल ये रिपोर्ट उस दौरान की है जब तमाम वहां पर जो लोग थे वो बाढ़ में त्राही त्राही चिल्ला रहे थे और भारतीय सेना उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए आगे आई थी। हमारे साथ बशीर अहमद बीरी साहब भी जुड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बशीर साहब, अगर सेना के साथ इस तरीके का सलूक होगा, आपको लगता है कि शांति आ जाएगी? और ये तमाम पत्थरबाज जो हैं इस तरीके का जो सलूक करते हैं, उसके बाद भारतीय सेना क्यों ना कार्रवाई करे? देखिए, आप जो नैरेटिव दे रहे हैं ना, वो कंफ्यूजिंग नैरेटिव है। आप 2014 की बात कर रहे हैं या आज की बात कर रहे हैं, ये पहले समझना होगा। अगर आप ये क्लिप जो दिखा रहे हैं, जो मुझे आवाज आ रही थी, 2014 की है, तो वो अलग एक वाकया था। और आज की जो स्थिति है वो अलग है। आज यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आया है, यहाँ पे कोई सैलाब नहीं आया है। सैलाब या बाढ़ जो आया था 2014 में आया था, उस वक्त हालात बहुत खराब थे। उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबने मिलकर बशीर साहब, आप आधे घंटे के बाद जो है प्रोग्राम में जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, जो कुछ दिनों पहले हालात थे वहां की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जो रिपोर्ट अभी आपने सुनी है। और उससे पहले भी हम लगातार यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं ईवीएम मशीनों को बचाने के लिए, और वहां पर जो है किस तरीके तमाम जवान गुजर रहे थे, उनके साथ किस तरीके का सलूक जो है वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कर रहे थे। नहीं, वो तो यहाँ पे एक इशू है ना। देखिए, यहाँ पे एक इशू है, अनरेस्ट है, कई सालों से चल रहा है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कमिटीज बनाई, कई इंटरलॉक्यूटर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए, उन्होंने कई रिपोर्ट्स दिए और रिपोर्ट्स की अनदेखी की गई। जो ग्रीवेंस है वो आज तक एड्रेस नहीं हुई है। यहाँ के लोग आइसोलेटेड फील करते हैं, यहाँ के लोग दे फील पुश्ड टू द वॉल। तो उसी का नतीजा ये है कि जब नहीं सुना जा रहा है तो यहाँ का जो यूथ है, जो जवान तबका यहाँ का है, वो लास्ट रिजॉर्ट पे फिर एजुटेशन का उतर आते हैं। तो जब एजुटेशन होता है तो एक तरफ से असले बरदार लोग होते हैं जो गोलियां बरसाते हैं, पैलेट बरसाते हैं, तो वो वहां से पत्थरबाजी करते हैं। अगर बुनियादी जो मसला है, अगर उसको एड्रेस किया जाए, जो यहाँ चिदम्बरम साहब ने भी कहा, जो हमारे इंटरलॉक्यूटर्स थे उन्होंने कहा, जो आपने कहीं रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की कमिटीज बनाई, उन्होंने कहा, जो कमिटीज की रिपोर्ट्स है, अगर उन पे अमल किया जाता तो मुझे लगता है ये नवीयत नहीं आती। ये हालात जो है, हालात को समझने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ये लोग, ये खित्ता मुल्क का एक हिस्सा है, यहाँ के लोग मुल्क के लोग हैं, फिर आपको इनके साथ कंपैशन के साथ पेश आना पड़ेगा। आपको इन्हें एजेंट और इनको दुश्मन करार नहीं देना पड़ेगा। बशीर साहब, पूरे देश के अंदर जितने जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी ये मसला हल। बशीर साहब, पूरे जी, सिन्हा साहब। मिस्टर बशीर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कश्मीर के नेटिव्स को क्या ग्रीवेंस है, क्या प्रॉब्लम है? आर्टिकल 370 है, हिंदुस्तान के लोग टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स का नाजायज फायदा वहां के वासी उठाते हैं, और आप पाकिस्तान से फंडिंग करते हो, हिंदुस्तान में अनरेस्ट करते हो लोग वहां के, और राष्ट्र की तरफ द्रोह करते हो, आतंकवाद करते हो, स्लीपर सेल्स के साथ यहां पर सब कुछ बर्बादी करते हो और बोलते हो ग्रीवेंस। और वहां के बच्चे बोलते हैं हमको चाहिए आजादी, वो ग्रीवेंस है। आजादी चाहिए, वो ग्रीवेंस है। 370 का फायदा उठाते वो ग्रीवेंस है। और आप लोग जब पॉलिटिक्स में इतने साल से थे, 1947 से, तो आपने क्या किया सुधारने के लिए स्थिति? और यहां की सरकार की क्या गलती है? जब वहां के लोकल्स अपनी वफादारी बेच चुके हैं, राष्ट्रद्रोही बन चुके हैं, फिर किस बात, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? आप एक चाहते हो कि सीआरपीएफ के जवान होगी, आप ये लहजा जो है ना और अपनी आवाज को जरा धीमी करें। नहीं करूंगा। आप ये समझते हैं कि वहाँ स्टूडियोज में आपके चिल्लाने से किसी चीज में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ने वाला नहीं। बशीर, तुमको ये नहीं मालूम कि तुम एमएलसी हो? बशीर, तुम एमएलसी हो, तुमने शपथ खाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो, और कह रहे हो कि शिकवा गिला, और तुमको शिकायत है? किस बात की शिकायत? और ये तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सबसे पहले नेता थे उनको इंडिया ने अरेस्ट करना पड़ा था, और उस आदमी ने अरेस्ट किया जिसको दोस्त थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहीं गद्दारी शामिल है तुम्हारे डीएनए में है। 1990 में आपके नेता लंदन भाग गए जब कश्मीर जल रहा था। वहां से नफरत की भाषा
और नफरत की जो नफरत की आवाज और कोई का जो भाषा नहीं narrative है, आप और कोई आप भाषा इस नहीं मुल्क है, का- इस पे और आप किसी मुल्क भाषा का के कुछ काबिल बना नहीं हो, सकते हैं। काबिल नहीं हो। लोगों के बीच में जाके नफरतें पैदा करते हो। आप जहाँ तक आप- जम्मू कश्मीर आप- का आप जहाँ तक- सलामती जहाँ तक पैदा जम्मू कर रहे हो। कश्मीर का सवाल है, और यहाँ आप जो बहुत अच्छी 370 है, सलामती पैदा कर 370 रहे हो। को आपने खोखला किया और है। पहली हमने बात तो आपके साथ खोखला हम आपके खोखला साथ मर्ज खोखला नहीं हुए हैं। नेशनल हम कॉन्फ्रेंस आपके ने किया साथ है। हमने पूरी temporary जिम्मेवारी provision, कश्मीर conditional के इस हालात का accession नेशनल किया है। कॉन्फ्रेंस पर We है have not और merged 3 with the नेताओं Union पर of है, India. शेख We have अब्दुल्ला, a फरूख special- अब्दुल्ला, we have a special उमर अब्दुल्ला। provision in डीजीपी साहब, Union of 1990 में India, जब which is कश्मीर Article चल रहा 20, था, उसमें भी तो आपने आपके नेता क्यों लंदन भागे? आपका उसमें भी नेशनल आपने कॉन्फ्रेंस का erosion क्या किया। उस कंट्रीब्यूशन है erosion के कश्मीर की खिलाफ तरफ? आज वोट पूरी बैंक की कौम राजनीति खड़ी के है। चक्कर में आज आपने जो कश्मीर को हालात बर्बाद हैं, कर वो दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिम्मेदार कश्मीर की स्थिति के लिए। खजूरिया साहब, और बोलते कौन से आवाज grievance कम की करो। बात हो रही है ये? आपको मरहूम मिन्नत बशीर होना साहब जरा चाहिए। ठीक है, आपके साथ उस वक्त बशीर रिकॉर्ड किया। बशीर साहब जरा सुन लीजिए। पूर्व डीजीपी हमारे साथ मदन मोहन खजूरिया साहब भी हैं। खजूरिया साहब, ये ग्रीवेंस चाहिए। अगर इस हालातों में ग्रीवेंस की बात होगी, कहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का सलूक होता है भारतीय सेना के साथ? देखिए, एक बात पहले ये समझनी चाहिए आपको। बशीर साहब बने रहिए, बशीर साहब बने रहिए, जरा सुन लीजिए। कि सारा कश्मीर जो है एंटी नेशनल नहीं हो गया है। सारे यूथ जो है वो पत्थर नहीं मारते हैं। हजारों तादाद में उनके नौजवान, कश्मीरी नौजवान जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस में है, उन्होंने बहुत बेदहा कुर्बानियां दी हैं इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में। अभी 10,000 हमने भर्ती किए हैं SPOs कश्मीर में, सभी कश्मीरी नौजवान आए हैं। फौज में हमने भर्ती की है, वहाँ मेले का मेला लगा रहा है। तो हम ये मिक्स नहीं करें कि सारा ही कश्मीर भारत के अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं समझता है। और बाकी जो हाँ ये बात है, ये जो आदमी जिस किस्म का उसका कार्रवाई होगी उसके साथ वैसा ही जवाब होना चाहिए। जो पत्थर मारते हैं उनके साथ उसी तरीके से डील करना है। और बाकी पॉपुलेशन जो है उनको हम इसकी वजह से छोड़ नहीं सकते हैं। वो हमारे लोग हैं, हमारे साथ हैं। और उसी तरीके से हमें ये देश का हित यही है कि हम इसमें उनको दुश्मन के सबके लोगों को दुश्मन के हवाले नहीं कर दें। और जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्ती करें, या कंपैशन की जरूरत है वहाँ कंपैशन करें। दो जहन में सवाल आते हैं। इस बार वोटिंग 6.4% हुई है। यह किस लिए हुई है? क्योंकि वहां पर एक नेता इनका आ गया है जिसको जाकिर मूसा कहते हैं। जितने लोग वोट देने जाने वाले थे सबको रोका, सब वहां रुक गए हैं। हालात ये हैं कि सब उनके वजह से रुक जाते हैं। और जो वोट देने गए थे वो भी 6% हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये कन्नाइवेंस में नहीं मानता हूं, मैं डर मानता हूं। लेकिन यह डर क्रिएट करने वाले सपोर्ट किसका है? इनको राजनेताओं का सपोर्ट है, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट है, इनको अलगाववादियों का सपोर्ट है, और इनको उन लोगों का सपोर्ट है जो कि इनको थैंक्स देते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। बशीर साहब, अगर भारतीय सेना के जवान जिनके पास इन हालातों में या चुनाव के दौरान जो अधिकार होते हैं, उन्हें पूरा अधिकार होता है कि अपनी जो बंदूक है उसका इस्तेमाल करें, और अगर हालात वहां कोई बिगाड़ने वाला है उस पर तान दें या उसे गोली मार दें, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आप सरीखे नेता या आपके पार्टी के नेता ही संसद में खड़े हुए चिल्ला रहे होते कि मानवाधिकार का जो है उल्लंघन हो गया। और जिस ग्रीवेंस की आप बात कर रहे थे, भारत के कौन से हिस्से में जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेना है वो आम लोगों के ऊपर गोलियां बरसाए? एकदम आम लोग जो पत्थर मार रहे हैं वो आम लोग हैं। जो भारत लोग हैं, वो जो पत्थर मार रहे हैं आम लोग हैं। जो भारत के सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है वो आम लोग हैं। वो आम लोग हैं। और इनको तुम बच्चे कहते हो। बच्चों में मासूमियत होती है। ये लोग एंटी नेशनल हैं जो पत्थर मारते हैं। और ये किस तादाद में है? जो आजादी की बात करता है कभी तुमने देखा है कि इनकी तादाद क्या होती है? जो भारतीय संविधान को चैलेंज करता है वो आम आदमी है। देखा है कभी? You shut up and allow me to talk. You shut up. You shut up Bashir because sahab, you are Bashir anti-national. sahab. How to talk. You are an agent of a terrorist. You are talking like a fascist community.
which is बशीर not साहब, going to बशीर yield साहब, anything out पर्सनल of मत it. होइए, And I पर्सनल tell मत you होइए। very in explicit terms ऐसा that you है, have lost this ऐसा war है, and ऐसा है Kashmir कि is तुम्हारी moving away from the गद्दारी Union of India. सामने Let उठ me- के let आ me- गई है, let me be इसलिए तुम explicit. छटपटा रहे हैं। बशीर साहब, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो हिंदी में बात करें क्योंकि आप हिंदी तो चैनल में आप बैठे हिंदी हुए में हैं। तो आप दूसरी हिंदी में बात बोलने की बशीर तो साहब, इजाजत पर्सनल दीजिए ना हो, आप तो आपसे वहाँ से सीधा चलाते सीधा रहते सवाल हैं। मैंने ये किया अगर था आप पैनल पे कि जो बुलाते लोग हैं, वहां पर तो मौजूद आपके नौकर नहीं है। बशीर साहब, आपने बशीर 1990 में आपके पार्टी का क्या योगदान था? बशीर साहब, 1990 में आपके पार्टी का योगदान क्या था? जब इतनी अशांति थी तो आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया? आपके चीफ मिनिस्टर क्यों भाग गए लंदन? इसका जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आग लगी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको भी इस वक्त स्पेस कम हो गया है यहाँ पे। 1990 में आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया सिचुएशन? तरीके से बिहेव करते हैं 1990 में क्यों नहीं कंट्रोल किया सिचुएशन? इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर आपको रहे हैं? आपको आईना दिखाना पड़ेगा, आपको लोगों का बशीर आईना व्यू दिखाना पॉइंट पड़ेगा। समझ लेते, किसी भी यहाँ की नेशनल सिचुएशन स्ट्रीम को के समझते, उसको किसी भी बड़े accordingly नेता address को करते, तो हेड यहाँ को हालात यहाँ अमल जेल हो जाता नहीं है। भेजा वो गया था नहीं है। कई सालों के लिए। आपको आईना दिखाना पड़ेगा। चलिए, आपकी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसको आप नेशनल स्ट्रीम पार्टी कहते हैं, जिसके हेड को कई सालों तक जेल में भेजना पड़ा एक और इसलिए एंटी नेशनल कार्रवाई के लिए आईना देखिए। सिन्हा साहब, जब 1990 में एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1990 में लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा था कि हिंदू कश्मीर छोड़ो जाओ, अपने औरतों को छोड़ के जाओ, उस समय आपके पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे क्या कर रहे थे? क्या कार्रवाई की बताइए? सिचुएशन कंट्रोल। बशीर साहब जवाब दो, मैदान छोड़ के भाग गया लंदन। जवाब दीजिए बशीर साहब, बोलिए। और बोलते हैं ग्रीवांस है। नहीं, जब मूसा कहता है कि बीडी साहब, इस्लाम बीडी की साहब। लड़ाई है बिश्रा साहब, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है? रोक रहा हूं आपको। बशीर साहब जवाब दीजिए। किस बात का जवाब? मैं सुन नहीं रहा हूँ, आप बड़ा शोर है। सिन्हा साहब सवाल पूछे। मैं पूछता हूं 1990 में जब लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा था हिंदू कश्मीर छोड़ो जाओ, अपने औरतों को यहां छोड़ दो, उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? लंदन भाग गए, वहां अयाशी करने चले गए। यही होता है जिम्मेदारी, बशीर साहब यही होता है राजधानी। जवाब दीजिए अब। देखिए, उस वक्त आपके होम मिनिस्टर ने गवर्नर जगमोहन को यहाँ भेजा और पूरा उल्लंघन किया। उसने एक साजिश के तहत यहाँ पे कत्ले आम कराने के लिए जगमोहन नहीं होता तो वो भी कश्मीरी मारे जाते जो भाग गए। उस वक्त अगर जगमोहन नहीं होते तो उनको भी मार डालते। गवर्नर को भेजा जो यहाँ की सरकार को डिसमिस करना चाहते थे। हमने उस वक्त 3 जगमोहन नहीं पहुंचे होते तो कोई कश्मीरी पंडित नहीं बनता। लेकिन ये गलत कर रहे हो, सुनी उस वक्त। ये गलत कर रहे हो। हम क्या करते थे, हमारे चीफ मिनिस्टर क्या करता था, प्रोटेस्ट में हमने उस वक्त रिजाइन किया और क्या करते। उसके बाद आप सिचुएशन को क्यों नहीं संभाल सके? आपने कहा बशीर साहब, आपके मुख्यमंत्री ने प्रोटेस्ट किया, आपने ये कहा आज भाग गए हो लंदन। सिचुएशन फारूक अब्दुल्ला बिगाड़ रहे हैं। He was another नीरो। सिचुएशन वो नीरो थे। कश्मीर चल रहा था तो नीरो भागे हुए थे लंदन। एहसान होना चाहिए जिसने 96 में आके आग में कूदा और फिर यहाँ पे हालात ठीक कर दिए, जिसको आपने पिछले 3 आज साल क्या में कर रहे हो? बिगाड़ दिया। आप तुम्हारे पार्टी का क्या योगदान है? कहाँ है बशीर आज साहब? भड़का रहे हो, पार्टी के लिए भी आज भड़का रहे हो अलगाववादियों। आपने इतना साल राज किया, के लिए भी क्यों नहीं कंट्रोल किया सिचुएशन को? आपने हालात इस कदर बिगाड़े, आज हमारे ऊपर भी आज भी एंटी नेशनल काम कर रहे हो। ठीक है, आपने क्रेडिबिलिटी यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। आप सुनिए और कान खोल के सुनिए। आपने यहाँ माहौल को कान बंद आपने किया है। मिस्टर बशीर, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर किसी की बपौती नहीं है। क्या आपको लगता है ये राष्ट्रहित का वक्तव्य है? क्योंकि उनके बाप का है कश्मीर। क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री, पुराना मुख्यमंत्री कश्मीर का इस तरह का वक्तव्य दे और पाकिस्तानी की भाषा बात करे? आपके बाप का नहीं है, ये यहाँ के लोगों का है। फारूक अब्दुल्ला के बाप का है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों का है, और यही है हिंदुस्तान के तमाम यदि लोगों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है। वो किसी पार्टी का, उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। खजूरिया साहब, आपने सबसे पहले जो स्टैंड लिया था या जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने सीधे तौर पर यह कहा कि यह शर्मनाक है जो है उस पर किसी भी जवान को या सेना का कोई भी अगर शख्स है उसे जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर जिस तरीके के तमाम जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। बशीर साहब कह रहे हैं कि ग्रीवेंस मिलना चाहिए, इन लोगों के लिए ग्रीवेंस मिलना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि जो लोग
शरारत नहीं कर रहे हैं, जो लोग तशद्दुद नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी मेजॉरिटी है कश्मीर में, उनके साथ जो है वो हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ कंपैशन का, बरादरी का स्कूल करते हैं और करते रहेंगे। जो शरारत करेगा, जो लड़ाई के मैदान में आएगा, उसके साथ उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ये दोनों को मिक्स करने से हालात ठीक नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि बाकी सियासी मसाइल जो हैं उनको सियासत के जरिए से आप हल कीजिए। ये उग्रवाद जो है उसको उग्रवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जाकिर मूसा का जिक्र किया किसने, वो इतनी बड़ी तोप नहीं है जितनी हम उसको बना रहे हैं। इलेक्शन में 6% उसी के वजह से वोटिंग हुई। नहीं, 6% इसलिए इलेक्शन में 6% आपको मानना पड़ेगा साहब। देखिए बहुत मैं अदब से कह रहा हूं, इलेक्शन में जो 6% वोटिंग हुई है उसी के दहशत से हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी दहशत अगर हो गई तो फिर हम किस लिए बैठे हैं वहां पर? ये हमारी जिम्मेदारी थी हालात ऐसे क्रिएट करने की जिसमें लोग जो आना चाहें। बशीर अहमद साहब, ठीक है, लेकिन ये है कि माहौल आज अब तैयार नहीं थे। किसने फैसला किया इलेक्शन करने का? किसी ने देखा कि जमीन पर हालात क्या है? हालात देख के सोच समझ के जब फैसला नहीं करते हैं फिर दुश्मन के हाथ मजबूत होते हैं। मैं भी हालात की ही बात कर रहा हूँ, मैं भी हालात की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शन ऑर्डर होते हैं, इंतखाबात ऑर्डर होते हैं और जनता को धमकाया जाता है, वो नहीं निकलती है, तो इसके माने कि कहीं न कहीं अराजकता है और अराजकता का कारण यही आतंकवादी होते हैं जो मूसा है। देखिए, अराजकता थी इसलिए ये वक्त नहीं था इलेक्शन करने का। पहले कंट्रोल करिए सिचुएशन को, फिर लोगों को कहिए कि आइए वोट दीजिए। आज से पहले भी तो बाइकाट कॉल होते रहे हैं, लोगों ने वोट दिए कि नहीं दिए? आज क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, कंट्रोल नहीं था हमारा जमीन पर और हमने हवा में खजूरिया साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, खजूरिया साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं ग्राउंड पर नहीं है तो किसका कंट्रोल नहीं? यही मोहम्मद मूसा, यही मूसा का है, यही आतंकवादियों का है, यही फरूक अब्दुल्ला जिनको साइड कर रहे हैं, इन्हीं का है। अगर आप ये मानते हैं कि आज हालात वहां बिगड़े हैं तो इसके माने आतंकवादियों ने बिगाड़े हैं। अगर आतंकवादियों ने बिगाड़े हैं तो यही आतंकवादी हैं जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलेआम सपोर्ट कर रही है। जी सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित, देखिए मेन प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। मेन प्रॉब्लम सुमित पीछे है। सुमित मैं मेन प्रॉब्लम सुमित ये ग्लोबल जहाज चल रहा है कश्मीर में, वहाबाइजेशन चल रही है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है यहाँ पर ये। और इसलिए साहब हमारे देश में क्यों जिहाद चले? हमारे देश में जिहाद क्यों चले? हमारे यहाँ 29 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, एक ही जगह जिहाद चल रही है और उसको साइड कर रहे हैं वो लोग जो वहां चीफ मिनिस्टर हुए हैं। सिन्हा साहब की सुन ले। सुमित, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेन मुद्दा को एनालाइज करने की जरूरत है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, जो कि जिसके इशारे पे कश्मीर के लोग नाचते हैं 5 जिलों में, 5% के लोगों में। तो क्या पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आने वाला है? नहीं। क्या उनकी फंडिंग और जो 36 लॉन्च पैड्स हैं मुजफ्फराबाद कोटली में, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, और जो 4 वो करते हैं दौराए रिबात, दौराए सुफा, दौराए आम और दौराए खास, ये जो 4 ट्रेनिंग देते हैं, 4 कैप्सूल, क्या उसमें बदलाव आएगा? नहीं। तो जब ग्राउंड रियलिटी ये है कि धीरे धीरे वो स्टेट पावर को वहां के लोकल पॉपुलेशन और तीव्रता से चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है? सठम साठ्यम समाचरित। अब वो धैर्य का समय खत्म हो चुका है। जो लठ की भाषा समझते हैं, जो जैसी भाषा समझते हैं, उसी भाषा में हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। और जितना भी सर्जरी करना पड़े सरकार को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता खो चुके हैं ये 5% लोग। तो इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। एक जवान खड़ा है और एक छोटा बच्चा बोलता है आजादी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और हमारा जवान देखता रहता है एक स्टेट पावर को, एक स्टेट के सॉवरेंटी को, एक देश की इज्जत को चैलेंज कर रहा है, और हम तमाशाबीन हैं। क्या ये स्थिति एक्सेप्टेबल है इस देश में? यह प्रश्न है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जो ये बात कही जा रही है कि चंद लोग हैं, ये चंद लोग हर दिन चंद प्लस चंद हो रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया, और इसको करने वाले अलगाववादी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। खजूरिया साहब। जी हाँ,
देखिए, बात बुनियादी तौर पर वहीं पहुंचती है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यहाँ के लोग भारत के वासी हैं। उनमें कुछ परसेंटेज लोगों की दुश्मन के इशारे पर नाचती है, रेडिकलाइज वाहवाइज हो गई है। उनको सेग्रीगेट करके उनके साथ सख्ती के साथ डील करना है और स्टेट अथॉरिटी को असर्ट करना है। हमने स्टेट अथॉरिटी को असर्ट करना छोड़ दिया। हमने परमिसिवनेस का माहौल पैदा किया। किसने पाकिस्तान का झंडा लहराया, हमने कहा कोई बात नहीं है। किसने ISI का झंडा लहराया, हमने कहा कोई बात नहीं है। किसी ने जो किया उसकी मर्जी आई। ये पिछले 2-2.5 साल से वहाँ पर एक किस्म की अराजकता फैली हुई है। उसको हमने असर्ट करना, अपनी अथॉरिटी को, हमारी स्टेट की अथॉरिटी को असर्ट करना है। उसके बाद लोग अपना अपना रास्ता को तलाश। सीधा जवाब ये है कि जो आज तस्वीरें आई हैं और उसके बाद जो आर्मी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक मत ये है कि अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो जो भारतीय सेना है उसे वही जवाब देना चाहिए जो उम्मीद इस देश का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ करता है। और लगातार यहां पर जो तमाम पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अब अलग अलग दलीलें यहां पर कश्मीर के हालातों पर देते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और अगर यह स्थिति रहती है तो भारतीय सेना का जवान जिसके साथ इस तरीके का सलूक होता है वो सीधे तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करें और कश्मीर के वो लोग जो किसी भी तरीके के हालात को बिगाड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।